गुड इवनिंग मिस्टर पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीकेंड्स पे कुछ आएगा, दोनों चीज़ें टॉपिक वाली चीज़ हो गई है। नाउ इट्स अबाउट द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यूनिट वाइज। इनको 100 ऑन 100 मत समझना, दो आई हैव ट्राई माई बेस्ट कि वही क्वेश्चन रखूँ जो मोस्टली रिपीट होते ही हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने पेपर नहीं बनाया इसलिए कुछ 100 ऑन 100 ये तो वो है जिनके हाई चांसेस होते हैं आने के, ठीक। तो यूनिट 1 पे चलें। So these are the questions. जो mostly repeat होते हैं. So I found these 12 questions more like higher chances to come. That what are communicable disease, difference क्या होता है दोनों के बीच में. I know आप बोलोगे कि ये वाला क्वेश्चन तो not a MCQ टाइप है, बट ये वन लाइनर्स में ऐसे आ सकता है कि आपको 3 ऑप्शंस वो दिए हैं जो कम्युनिकेबल के हैं एंड उनमें से वन एक ऑड वन आउट है, तो इसलिए बता रही हूँ। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो बीमारी हैं जो एक इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या पैरासाइट से होती हैं। एग्जाम्पल कोविड-19, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, ठीक। और ये इन स्प्रेड कैसे होते हैं, हवा से, पानी से, फूड या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस का। तो इफ आई से मेरे को अगर इनको डिफरेंस टेबल में बनाना होगा लाइक योर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, तो मैं इनको 3 चीज़ों में आई वुड मेक देम लाइक 3 चीज़ों से आई वुड जस्ट डिवाइड देम विद इज डिफाइन कॉजेज एंड इसके एग्जाम्पल से आई कैन डिफ्रेंशिएट। तो डिफिनेशन यही है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है एंड ये फैलती नहीं है, इसलिए इसको नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। इसके कॉजेज ये होते हैं कि पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा से होती है एंड ये लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स या एनवायरमेंट फैक्टर से होती है। इसका हो सकता है एग्जांपल मलेरिया, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, एंड इसका है डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज। नाउ थर्ड, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी से मोटापा। तो कॉजेज हो सकते हैं डाइट, इनएक्टिविटी, जेनेटिक्स। डाइट कैसे, जैसे ज़्यादा कैलोरी, जंक फूड और मीठा खाना। इनएक्टिविटी लाइक फिजिकल एक्सरसाइज की कमी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठ कर ही काम करना, हिलना डुलना ही नहीं, एक्सरसाइज ही नहीं करनी। जेनेटिक जैसे फैमिली हिस्ट्री में हो, हार्मोनल इशूज हो जैसे थायराइड। प्रिवेंशन, रेगुलर एक्सरसाइज और एक्टिव रहो। बैलेंस डाइट खाना जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स ज़्यादा रखो एंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड का इंटेक कम करो, पैकेट फूड जिसे हम कहते हैं। अब है आपका नेक्स्ट हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपो टेंशन इज योर लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये याद रखना। जब ब्लड का प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर लगातार ज़्यादा रहता है, मतलब यूजुअली 140-90 mmHg से ऊपर, तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं एंड ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देते हैं। डायबिटीज़ की बात करूँ तो डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज लेवल्स हाई हो जाते हैं। डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, टाइप 2 बॉडी इंसुलिन का सही यूज़ नहीं कर पाती है, तो इससे किडनी, आइज और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। NRHM की बात करूँ, दैट इज़ योर नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ की बात करूँ तो इंडिया की लेटेस्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की है गोल्स, जिसमें ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करना और इनका टारगेट ये है कि 70 ईयर्स तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट को कम करना, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ाना। NRHM इज योर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रूरल गांव में एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है एंड स्पेशली वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए है ये। मिड डे मील प्रोग्राम की बात करूँ तो ये गवर्नमेंट स्कीम स्कूल चिल्ड्रन के लिए है, बच्चों का न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव करने के लिए, स्कूल इन्वॉल्वमेंट और अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, सोशल इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। AEP दैट इज योर एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम।
तो ये प्रोग्राम एडोलेसेंट को एम्पावर करने के लिए है। इसका गोल होता है स्टूडेंट्स को ग्रोइंग अप प्रोसेसेस लाइक HIV, एड्स प्रिवेंशन और सब्सटेंस अब्यूज के बारे में सही जानकारी देना। मतलब ये लाइफ स्किल्स डेवलप करता है ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपना सकें। नेक्स्ट है हमारा ठीक। बाकी अब नई बात नेक्स्ट बात करूँ एडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर योर CWSN। तो CWSN इज योर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये फिजिकल बेनिफिट वही है कि मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कराना, मेंटल में लाइक एंजाइटी और स्ट्रेस कम करना, सोशल में मतलब इंटरेक्शन बढ़ाना। Strategies to make activities accessible for CWSN is modified rules, adapted equipment, safe environment, visual cues। ठीक। नेक्स्ट है आपका कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंगू, मलेरिया एंड HIV। तो डेंगू की बात करूँ, इसका कॉज होता है डेंगू वायरस से, जो एडीज मॉस्किटो जिसको हम डे बाइटर भी कहते हैं, रिमेंबर एडीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। एंड प्रिवेंशन होता है जहाँ भी पानी जमा होता है, मतलब उसको पानी को जमा मत होने दो, फुल स्लीव कपड़े पहन के रखो। मलेरिया की बात करूँ तो इसका कॉज होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो फीमेल एनोप्लीस मॉस्किटो जिसको हम नाइट बाइटर के काटने से फैलता है, नाइट बाइटर बोलते हैं। तो एडीज मॉस्किटो डेंगू का है जो डे बाइटर है, एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आपका नाइट बाइटर है जो मलेरिया का है। प्रिवेंशन है मॉस्किटो नेट्स यूज करो, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते रहो। HIV एड्स, तो HIV वायरस जो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड ब्लड या इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को फैलता है। ठीक। प्रिवेंशन हो सकता है कि सेफ प्रैक्टिस अपनाएं, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टेरिलाइज नीडल्स, यूज हुई किसी की नीडल्स यूज ना करें, एंड अवेयरनेस ऑफ कोर्स फैलाएं। ठीक। नेक्स्ट है यूनिट 2। तो ये 10 क्वेश्चन आई फाउंड इम्पोर्टेंट। अब The first question is role of psychology in games and sports. So performance, controlling, understanding, talent identification are some of them. Meaning of motivation की बात करूँ तो motivation is the internal or external force that initiates or drives and sustains a person's behavior towards achieving a specific goal. मतलब ये एक टाइप की ऐसी फोर्स है जो आपको मतलब अपने गोल तक पहुँचाने के लिए बोलते हो एक तरीका है। ठीक। मतलब एक इंटरनल फोर्स है जो जिसको हम बोलते हैं अंदरूनी शक्ति है, जो किसी इंसान को अपने गोल अचीव करने के लिए एक्शन लेने पे मजबूर करती है। एंड ये प्लेयर्स को हार्ड वर्क करने का मतलब एक रीजन होता है ना, वाई टू डू दिस, वो उसका आंसर होती है। तो मोटिवेशन के 2 टाइप्स होते हैं, इट्स योर इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिक। इंटेंसिक जो अपने आप काम करने से खुशी देती है, मतलब खेलने में मजा आता है। एक्सटेंसिक वो होती है जो बाहरी चीजों से आती है, लाइक ट्रॉफी, पैसा, रिवॉर्ड्स। मोटिवेशन टेक्निक्स की बात करूँ तो गोल सेटिंग, प्रेज एंड रिवॉर्ड, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, म्यूजिक एंड क्राउड, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी हर इंसान की अलग होती है, तो 2 मेन थ्योरीज हैं इसमें, दैट इज योर शेल्डन्स एंड जंग। तो शेल्डन्स की आपकी मतलब इन्होंने आपके बॉडी टाइप्स बताए हैं, एंडोमॉर्फ जो गोल मटोल होता है, मेसोमॉर्फ जो मस्कुलर होता है, एक्टोमॉर्फ जो दुबला पतला होता है। जंग्स क्लासिफिकेशन है कि लोग 3 तरह के होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो कम बोलने वाले होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो ज्यादा मिलने जुलने वाले होते हैं, एंड एम्बीवर्ट जो दोनों का मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट इज योर बिग 5 फैक्टर थ्योरी। तो बिग 5 थ्योरी टू रिमेम्बर: ओशन, openness, consciousness, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीडेबलनेस एंड न्यूकोटिज्म। ठीक। एंजाइटी और अग्रेशन, तो एंजाइटी चिंता, अग्रेशन इज योर गुस्सा, सिंपल सा ये याद रखो। लीडरशिप क्वालिटीज, ऑफकोर्स डिसिप्लिन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइक पी की नेशनल इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी और सोशल बॉन्ड है, इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव।
सोशल बॉन्ड और यूनिटी। इम्पोर्टेंट ऑफ टीम वर्क, कॉमन गोल रहता है, सपोर्ट एक दूसरे को अच्छा मिलता है, एंड ऑफकोर्स व्हेन टीम इज यूनिफाइड देन गोल इज नियर। यूनिट 3 की पे चलते हैं। आई होप आई एम नॉट लाइक कि really because you have already done these stuff, right? You have already done these stuff. I'm just making you know कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको ऑफकोर्स पूरा वापसी पढ़ाने नहीं बैठूंगी, है ना। तो इस वजह से आई एम जस्ट लाइक ये क्वेश्चन है एंड ये इसका आंसर होता है। बाकी क्या मतलब ये सेम ही है। अगर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बात करूँ उनकी ही चीज़ें हैं, वहाँ से रिपीट ही हो रही हैं मतलब, ये तो इसलिए तो ये मतलब एक टॉपिक मानो इसके अंडर ये क्वेश्चन थे। फुटबॉल की पहले बात करूँ तो फुटबॉल का स्टैंडर्ड पिच जो होता है वो 100 to 110 लंबा और 64-75 विड्थ में होता है। स्किल्स ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग और हेडिंग, चेस्ट, थाई। रूल्स की बात करूँ तो मैच 90 मिनट्स का होता है, 45-45 के 2 हाफ्स होते हैं एंड सिर्फ गोलकीपर ही बॉल को हाथ लगा सकता है एंड डी बॉक्स के अंदर, डी बॉक्स के बाहर नहीं। एंड फाउल होने पे आपको 2 कार्ड्स मिलते हैं, येलो या रेड। बास्केटबॉल की बात करूँ तो कोर्ट का साइज होता है 28x15 एंड रिम की जो हाइट फ्लोर उससे होती है वो मतलब 10 फीट होती है, जो ये पोल होता है। रूल्स, एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं, बॉल लेकर ड्रिबल किया मतलब करके चलना एंड ट्रैवलिंग फाउल होता है। कबड्डी होता है, मेन के लिए 13x10 का होता है, वुमेन के लिए 12x8 का होता है एंड बाउंड्री के साथ 1 मीटर की लॉबी हो जाती है। स्किल्स की बात करूँ तो रेडिंग में हैंड टच, टो टच, डिफेंडिंग में एंकल होल्ड, थाई होल्ड। रूल्स, रेडर को एक ही सांस में कबड्डी बोलते हुए अपोनेंट साइड जाना होता है एंड बोनस लाइन क्रॉस करने पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है अगर 6 या उससे ज़्यादा डिफेंडर्स हो तो। बैडमिंटन का होता है 13.4x5.18 और डबल्स के लिए 13.4x6.1। स्किल्स होती हैं सर्विस, स्मैश, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले। रूल्स होते हैं सर्विस हमेशा डायगोनल दी जाती है एंड मैच बेस्ट ऑफ 3 गेम्स का होता है। हर गेम 21 पॉइंट्स का मैच मतलब 20 पॉइंट्स का होता है, 21 पॉइंट्स का होता है। खो खो की बात करूँ तो 27x16 होता है जिसमें 2 पोल्स होते हैं। स्किल्स होती हैं चेजिंग स्किल्स में गिविंग खो, पोल डाइव, फेक खो, रनिंग स्किल्स में डॉजिंग, जिगजैग रनिंग। रूल्स की बात करूँ तो चेजर से पोल की तरफ फेस करके भाग सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता जब तक वो पोल पर ना आ जाए। वॉलीबॉल की बात करूँ तो 18x9 का होता है जो एक नेट से डिवाइड होता है एंड स्किल्स होती हैं ओवरहैंड, अंडरहैंड, सेट, स्पाइकिंग, स्मैश, ब्लॉकिंग, बॉलिंग। रूल्स होता है कि एक टीम मैक्सिमम 3 टचेज में बॉल पीछे भेज सकती है, नेट को टच करना फाउल होता है। स्विमिंग की बात करूँ तो फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई। रूल्स होते हैं कि स्टार्ट के वक्त फॉल्स स्टार्ट करने पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। हर स्ट्रोक के अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक में दोनों हाथ एक साथ चलने चाहिए। हैंडबॉल की बात करूँ तो प्ले फील्ड होती है इसकी 14x20 की, गोल एरिया डी जोन का रेडियस होता है 6 मीटर। स्किल्स होती हैं ड्रिबलिंग, पासिंग एंड जंप शॉट्स। और रूल्स में बोलूँ तो मतलब प्लेयर बॉल को हाथ में से 3 स्टेप्स चलकर और 3 सेकंड तक ही होल्ड कर सकता है, फिर उसको उसके बाद पास ही करना होता है। बाकी या दीज वर ऑल योर क्वेश्चन। यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 के लिए मैं बस ये बोलूँगी कि आप लोग इस यूनिट के लिए डायग्राम्स याद करके जाना, मतलब फोटोज याद करके जाना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा मोस्टली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा मोस्टली इस यूनिट में। आई एम सेइंग इस यूनिट से मोस्टली आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ट्राई कि आप सब योगा आसन से फोटो याद करके जाओ। चलो जी,
सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स की बात करूँ तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, वेट लॉस, बेटर डाइजेशन एंड मेंटल पीस। स्टेप्स क्या होते हैं? 12 स्टेप्स का होता है ये पूरा प्रोसेस। प्राणायामासन, हस्तोत्तासन, हस्तपदासन, अश्वसंचलासन, फिर क्या होता है वो पर्वतासन जिसको हम डांडासन भी बोलते हैं, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचलासन, हस्तपदासन, हस्तोत्तासन, प्रमासन। ठीक। ताड़ासन के फायदे क्या होते हैं? तो हाइट इंक्रीज, पोस्चर करेक्शन, बैलेंस। भुजंगासन के बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बैक, लंग कैपेसिटी, स्ट्रेस रिलीफ। वज्रासन के होते हैं डाइजेशन आफ्टर मील, क्योर्स एसिडिटी, काम माइंड। प्राणायाम का मीनिंग होता है, मतलब प्राणायाम 2 शब्दों से बना है, दैट्स योर प्राणा एंड आयामा। तो प्राणा का होता है मतलब लाइफ, एनर्जी या सांस। आयामा का होता है कंट्रोल, मतलब विस्तार। मतलब इसका मतलब है सांस लेने की प्रक्रिया, मतलब तुम्हारा सांस लेने का जो प्रोसीजर होता है उसको कंट्रोल करके अपनी एनर्जी को बढ़ाना। ठीक। ब्रह्मारी प्राणायाम का फायदे होते हैं इंस्टेंट काम होता है, रिड्यूस एंगर, गुड फॉर स्लीप। कपालभाति का मीनिंग एंड बेनिफिट। कपालभाति मतलब कपाल इज योर फोरहेड, भाती इज योर शाइनिंग। इसका मतलब है वो क्रिया जो चेहरे पर चमक लाए। ठीक। बेनिफिट होता है कि जो तुम्हारा बॉडी के इम्प्योरिटीज, टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, वेट लॉस में हेल्प करता है, और जो पेट के ऑर्गन्स होते हैं उनको रीजेनुएट करता है। योगा निद्रा की बात करें तो योगा निद्रा इज योर योगिक स्लीप। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप सोते नहीं हैं पर गहरी रिलैक्सेशन में होते हैं, जिससे कॉन्शियस रिलैक्सेशन भी कहते हैं। योगा के डूज एंड डोंट्स तो हमेशा खाली पेट करो, ढीले कपड़े पहनो और शांत जगह पे करो। डोंट, बीमार हो, चोट लगी है, बिना एक्सपर्ट के एडवाइस के ना करो, जबरदस्ती बॉडी को स्ट्रेस भी ना दो। योगा बांधास इन योगा, तो बांधास का मतलब है होता है लॉक्स। ये मतलब ये प्राणा एनर्जी को बॉडी के अंदर लॉक करने के लिए यूज होते हैं, लाइक मूला बांध, उद्यान बांध, जलंधरा बांध। मूल बांध इज योर रूट लॉक, उद्याना बांध इज योर अब्डोमिनल लॉक, जलंधर बांध इज योर थ्रोट लॉक। ठीक। एडवांसमेंट जो आसन का मीनिंग अगर मैं बोलूँ, एडवांस आसन तो वो होते हैं जिनमें ज्यादा बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जैसे शीर्षासन, बकासन। मतलब इन्हें हम बेसिक आसन के मास्टर करने के लिए ट्राई करते हैं, मास्टर्स होते हैं। ठीक। तो नाउ यूनिट 5 बैलेंस डाइट की बात करूँ तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपके आ जाते हैं, मैक्रो भी एंड माइक्रो भी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सही क्वांटिटी में हो जो आपकी बॉडी को ग्रोथ और हेल्थ दे। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो मैक्रोज एनर्जी के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लाइक कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। माइक्रोज आपकी छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं लेकिन इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे विटामिन और मिनरल्स। डाइट की इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स में सही न्यूट्रिशन से एंड्योरेंस बढ़ती है, थकान कम होती है, इंजरी से जल्दी रिकवरी मिलती है। कंपटीशन के दौरान बात करूँ तो प्री में आपको कार्बोहाइड्रेट्स हाई होने चाहिए ताकि एनर्जी मिले। ड्यूरिंग में इलेक्ट्रोलाइट्स और हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। पोस्ट में रिकवरी के लिए प्रोटीन और ग्लाइकोजन रिप्लेनिश करने के लिए कार्ब्स चाहिए होते हैं, मतलब उनको वापसी लाने के लिए। फूड अडल्ट्रेशन की बात करूं तो जब खाने की चीज़ में सस्ती या घटिया क्वालिटी की चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि प्रॉफिट बढ़े, और उससे फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब अ, किसी नॉर्मल फूड को और एक्स्ट्रा कुछ मिला के कबाड़ कर देना, सिंपल सी बात फूड अडल्ट्रेशन होता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की बात करूँ तो बॉडी पोस्चर का खराब होना, जैसे नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर। हाँ, एक चीज़ इसमें बोलूँगी, जो नॉक नीज और बो लेग्स हैं उनका नाम याद करके जाना, गैनू बलगम एंड गैनू वरम। ठीक। करेक्टिव मेजर्स, नॉक नी दोनों घुटनों के बीच पिल्लो रखकर खड़े होना या पद्मासन करना।
फ्लैट फुट हील्स पर चलना, रस्सी कूदना, आर्च सपोर्ट वाले जूते पहनना। स्ट्रेन और स्ट्रेन की बात करूँ सबसे ईजी यही है, टेंडन एंड मसल और लिगामेंट। ठीक, सिंपल, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी बिकॉज मैंने कई बार बता दिया, मल्टीपल ऑफ टाइम। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की बात करूँ तो इसमें जो मेन है वो बता देती हूँ, क्लोज्ड, ओपन कंपाउंड, ट्रांसवर्स, ओब्लिक एंड स्ट्रेच फ्रैक्चर। ठीक, स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट वही है आपका राइस, जो अब एक्सट्रावर्ट होके प्राइज हो चुका है। ठीक, कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन और डिसलोकेशन। तो कॉन्ट्यूशन बिना स्किन फटे नील पड़ जाना, अब्रेशन इज मतलब रगड़ लगने से स्किन का चली जाना, डिसलोकेशन इज जब जॉइंट से हड्डी अपनी जगह से हट जाए। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात करूँ तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी हड्डियाँ मुलायम होती हैं, हड्डी पूरी तरह मतलब हड्डी पूरी नहीं टूटती बल्कि एक साइड से बेंड हो जाती है या क्रैक होती है, एंड बिल्कुल एक गीली, मतलब बोलते हैं ना गीली लकड़ी की तरह होती है। जैसे गीली लकड़ी को क्या होता है, जिस तरफ मोड़ दो उस तरफ मुड़ी रहती है, वैसा। नाउ यूनिट 6, हाँ यूनिट 5 में आई वुड से वन मोर थिंग फॉर योर बेनिफिट कि मैक्रो माइक्रो में जो क्वांटिटी है चीज़ों की कितनी लेनी चाहिए वो याद कर लेना। बाकी जो तुम्हारे विटामिन्स हैं उनके जो नाम होते हैं वो, और उनसे क्या बीमारी होती है उनकी कमी से, वो याद कर लेना। टिप्स हैं ये मेरी टिप्स। एंड नेशनल यूनिट 6 सबका ये है। बात करें अब इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स पॉलिसीज। तो मतलब नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज इंडिया, इसका मेन गोल इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को इम्प्रूव करना होता है। ये पॉलिसी फोकस करती है मास पार्टिसिपेशन और एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करूं तो ये इंडिया के हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। ये उन प्लेयर्स को मिलता है जिन्होंने पिछले 4 साल में इंटरनेशनल लेवल पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो। 25 लाख कैश प्राइज होता है इसका। अर्जुना अवार्ड की बात करूं तो ये अवार्ड पिछले 4 सालों की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और लीडरशिप क्वालिटीज के लिए प्लेयर्स को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करूँ तो ये कोचेस के लिए होता है, उन कोचेस को मिलता है जिन्होंने प्लेयर्स को ट्रेन करके इंटरनेशनल पोडियम तक पहुंचाया हो। नाउ व्हाट इज पोडियम? दिस इज पोडियम। यहाँ तुम्हारा चीता खड़ा होता है, शेर। सॉरी, क्रिंज। मतलब ये होता है पोडियम जहाँ पे आपको पोजीशंस पे खड़ा करता है। करियर ऑप्शन द्रोणाचार्य और अर्जुन होगा ना। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो आजकल बहुत ऑप्शन है, जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स, कोच, स्पोर्ट्स कोच, फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ठीक, कोर्स जो ऑफर करता है फिजिकल एजुकेशन तो आर्य और बीपीएड, एमपीएड, डिप्लोमा है स्पोर्ट्स कोचेज में। ठीक, करियर इन योगा तो योगा में आप योगा इंस्ट्रक्टर, थेरेपिस्ट या आप खुद का स्टूडियो स्टार्ट कर सकते हो। इसकी डिमांड इंडिया में और अब्रॉड दोनों जगह बहुत है वैसे, आई वुड से। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात करूं तो खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स ग्राउंड लेवल से टैलेंट फाइंड करने में हेल्प करते हैं और यंग एथलीट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, तो ये अवार्ड्स प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं और सोसाइटी में स्पोर्ट्स को एक रिस्पेक्टेबल करियर पाथ की तरह प्रमोट करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ पीई करियर, तो पीई टीचर्स बनने के लिए यूजुअली 12th की बीपीएड करनी की डिग्री या ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होना ज़रूरी होता है। ये मैंने टीचर के पर्सपेक्टिव से बताया था आपको, ठीक है, क्योंकि टीचर का ही ज़्यादा आता है। यूनिट 7 पे चलें। आइसोमेट्रिक की बात करूँ तो इन एक्सरसाइजेज में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पर बॉडी का कोई विजिबल मूवमेंट नहीं दिखता है। मसल की लेंथ भी सेम रहती है, मतलब पुशिंग अ वॉल या प्लैंक पोजीशन होल्ड करना। आइसोटोनिक की बात करूँ तो इसमें बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं और मसल्स की लेंथ चेंज होती है, जिसको हम कॉन्सेंट्रिक या एसेंट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल स्क्वाट्स, पुशअप्स, डम्बल कर्ल्स। आइसोकाइनेटिक की बात करूँ तो ये स्पेशली डिजाइन मशीन्स पर ही जाती हैं, जहाँ तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट रहता है और मसल्स पर कॉन्टिन्यूअस टेंशन होता है।
एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड हैं ये तीनों, एंड्योरेंस इम्प्रूव करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है जो एंड्योरेंस। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, बिना किसी ब्रेक के लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करना, इससे हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी जिसे हम एरोबिक एंड्योरेंस कहते हैं वो बढ़ती है। इंटरवल ट्रेनिंग की बात करूँ तो इसमें हाई इंटेंसिटी वर्क और रिकवरी पीरियड ऑल्टरनेट करते हैं। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, इसे स्पीड प्ले भी बोलते हैं। इसमें एथलीट टेरेन में मतलब हिल्स या फॉरेस्ट के हिसाब से अपनी स्पीड चेंज करता है। स्पीड बढ़ाने की दो तरीके हैं ये। एक्सलरेशन रन, इसका फोकस होता है स्टेशनरी पोजीशन से अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जल्दी से जल्दी पहुंचना। पेस रन, एक फिक्स स्पीड पर लंबे डिस्टेंस तक भागना, जैसे 800 1500 रेसेस में ये ज़रूरी होता है। दीज टू आर योर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो बहुत सारी टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग होती है, PNF, बैलिस्टिक, एक्टिव, पैसिव। तो बैलिस्टिक मेथड, इसमें मसल्स को जर्क या स्विंग के साथ स्ट्रेच किया जाता है। PNF स्ट्रेचिंग की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन। ये सबसे एडवांस स्ट्रेचिंग है जिसमें मसल्स को पहले मैक्सिमम कंट्रैक्ट किया जाता है फिर स्ट्रेच किया जाता है। इसमें पार्टनर की नीड होती है। जिनके आगे भी फायर लगा हुआ है सब में, दीज आर योर, मतलब ये तो मान लो ये 90 है तो ये 99 वाले रिपीटेड में है। ठीक, बाकी अगर मैं ये लास्ट के दो क्वेश्चन का आंसर दूं तो ये रहे इनके आंसर। स्पीड और कैसे बढ़ाना होता है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल फार्टलेक एंड्योरेंस के लिए, बैलिस्टिक, स्टैटिक, डायनेमिक, PNF, ये सब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेथड्स। I think I might sound good right now. Let's move on to the unit 8. स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात करूं तो इसका पर्पस होता है ताकि आपकी एक्सप्लोसिव लेग पावर, मतलब पैरों की झटके वाली जो ताकत होती है उसको मेजर कर सको। 50 मीटर स्प्रिंट की बात करूं तो ये आपकी स्पीड और एक्सेलरेशन को मेजर करता है। शटल रन की बात करूं आपकी एजिलिटी, स्पीड और बॉडी कंट्रोल को मेजर करता है। सीमो एजिलिटी टेस्ट की बात करूं तो ये टेस्ट बॉडी की मैन्यूवल्बरिलिटी मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड मूवमेंट को मेजर करने के लिए होता है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट की बात करूं ये आपका स्टैटिक बैलेंस देखने के लिए होता है। डायनेमिक बैलेंस टेस्ट, ये टेस्ट मूवमेंट के टाइम बैलेंस बनाए रखने के लिए एक एबिलिटी को मेजर करता है। रिकी एंड जॉनस सीनियर सिटीजन टेस्ट की बात करूं इसमें आपके 6 टेस्ट होते हैं। बुढ़ाप मतलब 60+ एज लोगों की फंक्शनल फिटनेस मतलब रोजमर्रा का जो काम होता है उनका, वो उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए। एजिलिटी, व्हाट डज एजिलिटी टेस्ट मेजर? तो एजिलिटी टेस्ट ये मेजर करता है कि आप कितनी स्पीड और एक्यूरेसी से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एंड इसमें बॉडी का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करूँ तो मोटिवेशन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग डिजाइन, स्टैंडर्ड सेटिंग्स आते हैं इसमें। फिटनेस टेस्ट कंपोनेंट्स की बात करूँ तो BMI, बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये सब चीजें आती हैं। नाउ द लास्ट यूनिट, physiological factors that determine your fitness, तो मसल कंपोजिशन, साइज ऑफ मसल, हार्ट कैपेसिटी। इफेक्ट्स क्या होते हैं एक्सरसाइज के मस्कुलर सिस्टम पे? हाइपरट्रॉफी, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपिलराइजेशन मतलब मसल्स में ब्लड वेसल्स के नेटवर्क इंक्रीज हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर वाली बात करूँ तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ना, तुम्हारा रेस्टिंग हार्ट रेट स्ट्रॉन्ग होना, लंग कैपेसिटी बढ़ना। न्यूटन लॉ की बात करूँ, चार तीनों में बता देती हूँ। फर्स्ट लॉ आपका इनर्शिया है, सेकंड एक्सलरेशन है, थर्ड एक्शन रिएक्शन है। ठीक, न्यूटन लॉ इन स्पोर्ट, तो स्प्रिंटिंग की अगर मैं एग्जांपल दूं तो जब रनर ब्लॉक को पीछे पुश करता है तो ग्राउंड उसे आगे पुश करता है, दैट इज योर थर्ड लॉ।
बाकी फुटबॉल में बात करूँ तो बॉल को किक करने के लिए फोर्स अप्लाई करना, दैट इज योर सेकेंड लॉ। 8, 9 और 10 की बात करूँ तो 3 तरह के आपके लिवर्स होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट में बस ये इतना याद रखो, फर्स्ट इज एफ, सेकेंड इज एल एंड थर्ड इज ई। मतलब फैल्क्रम मिडल में होता है, लोड मिडल में होता है और एफर्ट मिडल में होता है थर्ड में। सिंपल सा याद रखने का। सो याद दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ना चलो एक चीज रहेगा, ये भी बता देती हूँ। सो दीज आर सम ओवरऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बार इनको लुक थ्रू करके जाना चीजें, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 मैंने ये सब ऑलरेडी कवर करा दिया है आपका, ठीक, मैं ये कवर करा चुकी हूँ आपका। So yeah, this is all about this video. I hope you like it. Thank you so much for watching my videos and आपका ढेर सारा प्यार देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपके 11th-12th BA प्रोग्राम के लिए सेपरेट हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं। दीज आर द प्राइजिंग फॉर्मेट्स फॉर यू। एंड जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको ये ओवरऑल ही चाहिए, देन कॉन्टैक्ट मी, उसका प्राइस मैं आपको बता दूंगी। आई हैव नॉट मेंशन हियर बिकॉज मेरे को ये लगा कि आप सिंगल लोगे, क्या पता 11th के बाद आप 12th में ड्रॉप कर दो, 12th के बाद आप आगे ना डिग्री में ही पढ़ो। तो दिस इज़ माई मेल फॉर द कॉन्टैक्ट। डाउट्स के लिए, नोट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी क्वेरी है, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट मेल, कॉन्टैक्ट मी हियर। And so yeah, this was all about this video. Thank you for watching. So all the very best for your CET exam. थोड़ा गर्मी होगी तो पानी साथ में रखना, हाइड्रेटेड रहना, टेंशन मत लेना, काम होके देना, तुमने सब पढ़ा, तुम्हें सब आता है, बस ये सोच के था ना कि तुम्हें सब आता है। हाँ, जिस दिन एग्ज़ाम हो उससे एक रात पहले कुछ मत पढ़ना, शाम तक 6 बजे तक डन कर देना, उसके बाद फ्री खेलना कूदना मौज करना, कोई ज़रूरत नहीं बुक कॉपी कुछ नोट्स को देखने की। और पेपर से पहले भगवान का नाम लो, बैठ जाओ, तुम्हें सब आता है, आई नो, अच्छा स्कोर करोगे सब। बाकी बेस्ट ऑफ लक, डाउट्स के लिए तो मैं हूँ ही।